जिस बहन ने कभी अपनी सगी बहन को गंवार कहकर अपने घर की चौखट पार नहीं करने दी थी, आज वही कविता अपनी बहन अंजलि के बंद दरवाजे के बाहर खड़ी खून के आंसू रो रही है। महलों के सपने तो कांच की तरह टूट गए, पर क्या अंजलि अपनी घमंडी बहन के लिए अपना दिल और दरवाजा खोलेगी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात कविता की करोड़ों की दुनिया उजड़ गई? दूर क्षितिज पर उगता हुआ सूरज, चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की सोंधी खुशबू। सुंदरपुर गांव की सुबह बिल्कुल किसी तस्वीर जैसी लगती थी, मगर इस शांति के पीछे हरि प्रसाद के घर में दो अलग ही दिशाएं पनप रही थी। एक थी अंजलि, शांत, सौम्य और घर की जिम्मेदारियों को अपने आंचल में समेटे हुए, और दूसरी थी कविता, जिसकी आंखों में गांव की मिट्टी नहीं बल्कि शहर की चमक धमक के सपने पल रहे थे। आज का दिन बड़ा था, क्योंकि आज दोनों बहनों जल्दी के कर ले रिश्ते की बात बहन। चलने वाली थी। बाबा ने कहा है कि लड़के वाले किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। तू अभी तक आईने से ही बातें कर रही है। जाकर रसोई में देख, नाश्ते की थाली तैयार हुई या नहीं। अंजलि बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने नाश्ते की थाली सजा दी है। और कविता, तू भी आज के दिन तो अपनी बहन की बात मान ले। देख, तेरी माँ ने कितनी मेहनत से ये घर सजाया है। माँ, आपने घर तो सजा दिया, पर खुद को तो देखो। इन पुराने कपड़ों में शहर वाले मेहमानों के सामने जाओगी तो वो क्या सोचेंगे? और अंजलि दी को तो बस काम की ही पड़ी रहती है, कभी अपने बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं। माँ तो हर रूप में सुंदर लगती है कविता, और काम की चिंता इसलिए है क्योंकि मेहमान खाली पेट नहीं, यादें लेकर जाते हैं। ओहो अंजलि दी, आपका तो वही पुराना ढंग है। सुबह उठो, तुलसी को जल दो, चूल्हा फूको। कभी अपनी शक्ल भी आईने में देख लिया करो। आज शहर से रिश्ता आने वाला है, थोड़ा तो ढंग का बनो। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मुझे देखकर कहें कि ये किसी गवार की बहन है। मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, और एक आप है जो हमेशा साधारण ही रहती हैं। पगली, तेरी बहन साधारण है, इसीलिए तो घर की शोभा है। निखार तो चेहरे पर थोपा जा सकता है बिटिया, लेकिन सादगी तो खून में होती है। अंजलि, तू जाकर तैयार हो जा, मैं बाकी का काम संभाल लूंगी। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। वैसे भी मुझे दिखावे की ज़रूरत नहीं, बाबा की पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। सुंदरता चेहरे से नहीं कविता, मन से होती है। और रही बात गवार की, तो इसी मिट्टी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसमें शर्म कैसी? बाबा ने जो हमारे लिए चुना है वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखिए दी। मुझे पता है आपको वो हलवाई सुरेश ही पसंद आएगा। उसके कपड़ों से तो हमेशा घी और चीनी की महक आती है। छी, मेरी किस्मत तो चमकने वाली है। विक्रम जी शहर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर। मैं वहां रानी बनकर रहूंगी, और आप यहाँ बैठकर मक्खियां मारना और समोसे तलना। तभी पिता हरि प्रसाद आते हैं। बेटी अंजलि, जरा ये फूल और मिठाई तैयार कर दे। सुरेश और उसके पिताजी बस आते ही होंगे। और कविता बेटी, विक्रम और उसकी माँ थोड़ा देर से आएंगे, उनकी गाड़ी शहर के जाम में फंसी है। तू तब तक अंजलि की मदद कर दे। बाबा, आपने अंजलि दी के लिए उस हलवाई को क्यों चुना? कम से कम उनके लिए भी कोई शहर का लड़का ढूंढते। अब देखिए ना, जब मेरी शादी होगी तो मैं बड़ी कार में आऊंगी, और अंजलि दी उसी पुरानी मोटरसाइकिल पर लटक कर आएंगी। लोग कहेंगे कि एक बहन रानी बन गई और दूसरी वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जी रही है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। कविता, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। कार हो या मोटरसाइकिल, मंजिल तक पहुंचने के लिए पहिए नहीं, साथ निभाने वाले का हाथ जरूरी होता है। कल को अगर मुश्किल आई तो यही सादगी काम आएगी। मुश्किल और मेरे पास? माँ, आप भी ना। जिसके पास पैसा होता है उसके पास मुश्किलें फटकती भी नहीं। आप बस देखते जाओ मैं शहर जाकर कैसे राज करती हूँ। कविता, रिश्ता पैसे से नहीं, इंसानियत से जुड़ता है। सुरेश भले ही छोटा काम करता है, लेकिन उसका दिल सोने का है। वो मेरी अंजलि को कभी दुख नहीं देगा। वो मेहनती है, और जो मेहनत करना जानता है वो एक दिन बहुत आगे बढ़ता है। और विक्रम अमीर है, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता वहां पक्का किया है ताकि तेरे सपने पूरे हो सकें। मगर याद रखना बेटी, घमंड इंसान को ले डूबता है। धन आज है, कल नहीं,
पर स्वभाव हमेशा साथ रहता है। अरे हरिप्रसाद भाई, सावित्री बहन, क्या बात है। दोनों बेटियों का एक साथ भाग्य खुल रहा है। अंजलि बेटी, तेरे लिए तो सुरेश ने अभी से ही खास शादी वाली बर्फी बनाई है। पूरे गांव में चर्चा है कि लड़का बहुत गुणी है। फी ही बांटेगा वो, और कर भी कह सकता है। जब मैं अपनी चमचमाती कार में यहाँ आऊंगी ना, तब इन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस सड़े हुए गांव से तो मेरा पीछा छूटेगा। एक तरफ एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जिस पर भरोसा और सादगी सवार थी, और दूसरी तरफ एक महंगी कार जिसमें छुपा था अनमोल दिखावा। दोनों बहनों की मंजिलें तैयार थीं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफर उन्हें कहाँ ले जाएगा। क्या कविता का घमंड उसकी खुशियों को खा जाएगा, या अंजलि की सादगी उसकी जिंदगी में मिठास घोलेगी? देखते हैं आगे। शहनाइयों की गूंज और विदाई के आंसुओं के साथ सुंदरपुर गांव से 2 डोलियां उठीं। हरिप्रसाद ने अपनी दोनों बेटियों के हाथों को उनके जीवन साथियों के हाथों में सौंप दिया। अंजलि की डोली गांव की पगडंडियों से होती हुई सुरेश के छोटे से घर की ओर बढ़ी, जहां दीवारों पर भले ही रंग नया नहीं था, पर उम्मीदों की चमक जरूर थी। वही कविता शहर के ऊंचे रास्तों पर दौड़ती महंगी गाड़ी में बैठकर अपने सपनों के महल की ओर चली, जहां सुख सुविधाओं का अंबार तो था, मगर उन दीवारों में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे पता है कि मेरा ये घर तुम्हारे बाबा के घर से भी छोटा है। यहाँ न तो शहर जैसी चकाचौंध है और न ही वो आराम। शायद तुम्हें यहाँ रहने में थोड़ी तकलीफ हो। तकलीफ घर छोटा होने से नहीं, दिल छोटा होने से होती है सुरेश जी। बाबा ने हमेशा कहा है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, रहने वालों के प्यार से बनता है। मुझे बस आपका साथ चाहिए, बाकी सब हम मिलकर बना लेंगे। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। कल सुबह मुझे दुकान पर जल्दी जाना है। शादी की वजह से काफी ऑर्डर रुके हुए हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिर्फ साथ ही नहीं, मैं कल सुबह आपके साथ दुकान का हिसाब किताब भी देखूंगी। हम मेहनत करेंगे तो ये छोटा घर एक दिन खुशियों का महल जरूर बनेगा। मुझे नहीं पता, वो डील क्लोज होनी चाहिए। अगर नुकसान हुआ तो तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। विक्रम जी, रात बहुत हो गई है, आप सुबह बात कर लीजिएगा ना। देखिए, मैं आपके लिए कब से यहाँ बैठी हूँ। देखो कविता, ये शहर है, यहाँ पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तुम गांव से आई हो, तुम्हें शायद ये सब समझ नहीं आएगा। तुम्हें जो चाहिए वो नौकरों को बता देना। और हाँ, कल सुबह मेरी माँ के साथ मंदिर जाना है, तैयार रहना। फालतू की बातें करके मेरा सिर मत खाओ। गांव से आई हूँ, शादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, यहाँ तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। क्या इसी बंगले के सपने मैंने देखे थे? अरे अंजलि, इतनी जल्दी उठ गई? तुम थक गई होगी। कान कैसी, नई शुरुआत का उत्साह है। ये लीजिए अदरक वाली चाय। मैंने आपकी दुकान के लिए नाश्ता भी पैक कर दिया है। सच में अंजलि, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। वाह, शहर की बहू बनने का इतना शौक था और उठ रही हो दोपहर को। यहाँ गांव की तरह आलस नहीं चलता। विक्रम काम पर जा चुका है और तुम्हें मंदिर जाने के लिए कहा। माँ जी, वो लहंगा इतना भारी था कि रात भर ठीक से सो नहीं पाई। नौकर को बोलिए ना चाय दे दे। नौकर तुम्हारे पर्सनल गुलाम नहीं है। और सुनो, यहाँ के तौर तरीके सीख लो। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो सिर्फ सजना धजना जानती हो। गांव से आई हो तो कम से कम सेवा करना तो सीखा ही होगा। जाओ, जाकर रसोई संभालो। एक ही रात में दोनों बहनों की दुनिया बदल चुकी थी। अंजलि जहां अपनी मेहनत और प्यार से एक छोटे से घर को सींच रही थी, वही कविता को एहसास होने लगा था कि सोने के पिंजरे में आजादी नहीं होती। अंजलि के पास सुरेश का सम्मान था और कविता के पास सिर्फ विक्रम की बेरुखी और सास के ताने। वक्त के साथ साथ दोनों बहनों के ससुराल का असली चेहरा सामने आने लगा था। अंजलि ने देखा कि सुरेश दिन रात भट्टी के सामने जलता तो है, पर उसकी मेहनत का फल दूसरे ले जा रहे हैं।
वही शहर में कविता को एहसास हुआ कि जिस महल की चमक देखकर वो आई थी, वहां दिल पत्थर के हैं। आज अंजलि अपना पहला बड़ा कदम उठाने वाली थी और कविता के हाथ एक ऐसा सच लगने वाला था जो उसकी नींद उड़ा देगा। सुरेश जी, आप हाथ रोकिए और पहले ये खाना खाइए। मैं देख रही हूँ कि ग्राहक आते हैं और गंदे काउंटर को देखकर चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुकान को थोड़ा नया रूप क्यों नहीं देते? अरे अंजलि, हम छोटे लोग हैं, बस रोज की रोटी निकल जाए वही बहुत है। शहर जैसा ठाट बाट हम कहाँ से लाएंगे? ठाट बाट पैसों से नहीं, सफाई और सलीके से आता है। आप बस जलेबियाँ बनाइए, मैं ये आगे का हिस्सा संभालती हूँ। सुरेश, 1 किलो मिठाई दे दे। अगले हफ्ते फसल कटेगी तब पैसे ले लेना। काका, फसल तो आपकी अगले हफ्ते कटेगी, पर सुरेश जी को घी और शक्कर के पैसे तो आज ही देने हैं ना। आप आधे पैसे अभी दे दीजिए और आधे बाद में। आखिर व्यापार तो भरोसे और नगद से ही चलता है। वो तो बड़ी समझदार है। ठीक है, ये लो आधे पैसे, पर अगली बार उधार मत मांगना कहना। अंजलि, जो काम मैं बरसों में नहीं कर पाया वो तुमने 1 मिनट में कर दिया। तुम सच में घर की लक्ष्मी हो। कविता अकेली है और अपनी अलमारी ठीक कर रही है। अचानक उसे एक दराज में कुछ बैंक के कागज और बकाया नोटिस मिलते हैं। ये क्या? बैंक का नोटिस? 3.5 करोड़ का लोन और घर सीज होने की चेतावनी। पर विक्रम जी तो कहते थे कि वो शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं। तभी विक्रम कमरे में आता है। वो बहुत चिड़चिड़ा है। विक्रम जी, ये कागज मुझे आपकी दराज में मिले। क्या ये सच है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है? क्या हमारा ये बंगला बिकने वाला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी छूने की? गांव की गंवार हो, चुपचाप गहने पहनो और घर में रहो। बिजनेस की बातें तुम्हारे बस की नहीं है। और सुनो, अगर ये बात माँ को पता चली या बाहर किसी को, तो तुम्हें इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। पर विक्रम जी, मैं तो सिर्फ... चुप। आज शाम को एक बड़ी पार्टी है, वहां जाकर हंसना और सबको दिखाना कि तुम बहुत खुश हो। शहर में इज्जत दिखावे से बचती है, सच से नहीं। सुरेश जी, आज की कमाई से हम कल दुकान के लिए नया पेंट और बिजली का बल्ब लाएंगे। देखिएगा, हमारी दुकान पूरे गांव में सबसे अलग चमकेगी। एक बहन अपनी मेहनत से अपनी दुनिया रोशन कर रही थी और दूसरी बहन महलों के अंधेरे में अपनी पहचान खो रही थी। अंजलि के पास सच था और कविता के पास सिर्फ सजावट। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। अंजलि ने समझ लिया था कि सिर्फ दुकान चलाने से घर की गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होगा। वहीं शहर में कविता को ये समझ आने लगा था कि जिस सोने की लंका में वो आई है, उसकी दीवारें बहुत कमजोर हैं। आज अंजलि एक नई मशाल जलाने वाली थी और कविता के स्वाभिमान की पहली परीक्षा होने वाली थी। अंजलि ने धूप में बड़ी बड़ी चादरें बिछाई हैं और उन पर आम का अचार और पापड़ सूख रहे हैं। गांव की 4-5 औरतें वहां बैठी हैं और अंजलि उन्हें मसाले का सही नाप बता रही है। बहू, ये तूने क्या नया काम फैला लिया? लोग कहेंगे कि सुरेश की दुकान अच्छी नहीं चल रही, इसलिए बहू घर घर अचार बेच रही है। नहीं माँ जी, सुरेश जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की औरतों का ये हुनर घर की 4 दीवारी से बाहर निकले। ये जो अचार और पापड़ का स्वाद आपके हाथों में है, वो शहर की किसी कंपनी में नहीं। हम इसे पैक करके सुरेश जी की दुकान पर बेचेंगे। पर अंजलि, हमें हिसाब किताब कहाँ आता है? और बाहर वाले क्या हमें पैसे देंगे? काकी,
आप बस स्वाद पर ध्यान दीजिए, हिसाब मैं करूँगी। जो भी बिकेगा उसका आधा हिस्सा सीधा आप सबके हाथों में जाएगा। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरेश दुकान से आता है और आंगन में औरतों की भीड़ और अचार की खुशबू देखकर दंग रह जाता है। अंजलि, दुकान पर आज सुबह से ही लोग पूछ रहे थे कि वो नई वाली चटनी और अचार कब आएगा। तुमने तो पूरे गांव में हलचल मचा दी है। शहर का घर। कविता अपनी सास ममता के साथ बैठी है। ममता बहुत परेशान दिख रही हैं क्योंकि विक्रम का फोन बंद आ रहा है। कविता, सुनो, वो जो तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाबा ने भारी वाले सोने के कंगन दिए थे, वो जरा मुझे दो। विक्रम को एक पेमेंट करनी है, बैंक वाले घर के बाहर खड़े हैं। पर मम्मी जी, वो तो मेरी आखिरी निशानी है। आपने तो कहा था कि विक्रम जी के पास करोड़ों रुपए हैं, फिर मेरे गहनों की क्या जरूरत? ज्यादा सवाल मत करो। शहर में इज्जत बचाने के लिए कभी कभी छोटे त्याग करने पड़ते हैं। जब विक्रम का नया प्रोजेक्ट पास हो जाएगा तो वो तुम्हें ऐसे 10 कंगन दिला देगा। अभी चुपचाप वो कंगन लाओ, वरना विक्रम के ऑफिस में ताला लग जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। बाबा ने ये कंगन बड़ी मुश्किल से बनवाए थे। सोचा था इन्हें कभी नहीं उतारूंगी, पर यहाँ तो हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ रही है। माँ जी देखिए, आज गांव की औरतों ने मिलकर 500 रुपए कमाए हैं। उनकी आंखों में जो खुशी थी वो करोड़ों से बढ़कर है। अंजलि अपने गांव की औरतों को मालिक बना रही थी और कविता अपने ही घर में एक याचक बन गई थी। एक के हाथ मेहनत से भरे थे और दूसरे के हाथ खाली होकर भी बोझिल थे। अंजलि, शहर के उस बड़े होटल के मैनेजर का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि उन्हें हमारे घर के बने पापड़ का स्वाद बहुत पसंद आया। उन्होंने 100 पैकेट का ऑर्डर दिया है। ये तो बस शुरुआत है सुरेश जी। काकी, आप सबने जो मेहनत की है, आज उसका फल शहर जा रहा है। ये पैसे लो, ये आज की मेहनत की कमाई है। अंजलि बिटिया, आज पहली बार हमने अपनी कमाई के पैसे देखे हैं। घर में चूल्हा तो हमेशा जलता था, पर आज स्वाभिमान की आंच जली है। क्या मिस्टर विक्रम घर पर है? ये इस घर की सीजर का आखिरी आदेश है। हमें पता चला है कि प्रॉपर्टी के कागजात फर्जी थे। आपके पास 2 घंटे हैं। अपना जरूरी सामान निकालिए और बाहर आइए। क्या? कुर्की? ये बंगला हमारा है। विक्रम जी कहाँ हैं? मम्मी जी, देखिए ये क्या कह रहे हैं। ले जाओ, सब ले जाओ। शहर की इस दौड़ में मैं सब हार गया। कविता, तुम रोना बंद करो और जो भी गहने बचे हैं वो लेकर निकलो यहां से। अब हमारे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। गहने तो आपने पहले ही बिकवा दिए, अब हमारे पास क्या बचा है? कहाँ जाएंगे हम इस शहर में? क्या इसी दिन के लिए मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे? हे भगवान, बस इतनी शक्ति देना कि मैं सबका साथ दे सकूं। आज घर में पहली बार इतनी बरकत हुई है। अंजलि के हाथों में मेहनत के छाले थे, पर चेहरे पर सुकून की मुस्कान। कविता के चेहरे पर वही बनावटी मेकअप था, पर आंखों में उजड़ चुकी दुनिया का दर्द। एक बहन ने अपना महल खुद बनाया और दूसरी का महल कांच की तरह टूटकर बिखर गया। कविता, तुम? और ये हालत? विक्रम जी, आप लोग अचानक इस तरह? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ दी, वो बस शहर में बहुत प्रदूषण हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ दिन गांव में आराम करूं। विक्रम जी भी थोड़े थक गए थे। आओ बहू आओ, शहर के बड़े लोग आए हैं। अंजलि, इनके लिए सोफा लगा। कविता, मुझसे झूठ मत बोल। क्या हुआ है? वो बंगला, वो गाड़ियाँ कहाँ है? दी, सब खत्म हो गया। जिस घमंड में मैं आपको गवार कहती थी, उसी घमंड ने मुझे सड़क पर ला दिया। हमारा घर बिक गया। बैंक वालों ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरे पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। बहू सही कह रही है अंजलि बेटी, शहर में हमारी कोई इज्जत नहीं बची।
हमें कुछ दिन यहाँ रहने दो, वरना हम कहाँ जाएंगे। अंजलि, हमारा घर छोटा है और ये लोग आलीशान बंगले में रहने वाले हैं। सुरेश जी, घर छोटा है पर दिल नहीं। ये मेरी बहन है। कविता, उठ। तुझे यहाँ रहने की जगह तो मिलेगी, पर रानी बनकर नहीं। तुझे मेरे साथ दुकान पर पसीना बहाना होगा और विक्रम जी को सुरेश जी के साथ भट्टी पर बैठना होगा। क्या मंजूर है? मुझे सब मंजूर है अंजलि। मैंने शहर की झूठी शान में अपनी इंसानियत खो दी थी। मुझे काम सिखाओ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। याद है कविता, तू कहती थी कि शहर में पैसे पेड़ पर उगते हैं। आज देख, ये सादी रोटी भी कितनी मीठी लग रही है, क्योंकि ये ईमानदारी की है। कल सुबह 4 बजे उठना है। हमें 50 किलो अचार तैयार करना है। दी, आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब मुझे महल नहीं, आपके जैसा बड़ा दिल चाहिए। महल ढह गए, पर मिट्टी का घर अड़िग खड़ा था। कविता का अहंकार मर चुका था और एक नई कविता का जन्म हो रहा था, जो अब महलों के सपने नहीं, मेहनत के सच को जीने वाली थी। उठ कविता, सुबह के 4 बज गए हैं। शहर में तू 10 बजे सोकर उठती थी, पर यहाँ अगर सूरज हमसे पहले जाग गया तो हमारी बरकत सो जाएगी। चल, तैयार हो जा। दी, इतनी जल्दी? अभी तो बहुत ठंड है और मेरी कमर में बहुत दर्द है। इस चटाई पर सोने की आदत नहीं है ना? दर्द तभी तक है जब तक मन में आलस है। जब हाथ काम करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा। और विक्रम जी, आप भी उठिए। सुरेश जी भट्टी सुलगा चुके हैं। विक्रम बिना कुछ बोले सुरेश के पास भट्टी पर जाता है। विक्रम भाई, ये पलटा संभालिए, इसे लगातार चलाना पड़ता है, वरना शक्कर जल जाएगी और स्वाद कड़वा हो जाएगा। शहर में आप लोगों को एसी में बैठने की आदत है, यहाँ की गर्मी शायद आपको बर्दाश्त ना हो। सुरेश, मैंने शहर में करोड़ों के सौदे किए, पर आज समझ आ रहा है कि 1 रुपया कमाने के लिए कितनी आग में जलना पड़ता है। मुझे माफ़ करना, मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी मेहनत को छोटा समझा। भाई, आग ही सोने को निखारती है। आज आप जल रहे हैं, कल आप भी सोने की तरह चमकेंगे। अरे छोटी बहू, तुम तो शहर की मेम साहब हो, ये सब रहने दो, हम कर लेंगे। नहीं काकी, शहर की मेम साहब तो उस दिन मर गई जिस दिन हमारा घर बिका। आज तो मैं अंजलि दी की बहन हूँ। अगर आज मैंने हाथ नहीं चलाया तो कल मैं अपने बच्चों को खिलाने के लायक भी नहीं रहूंगी। मेरी बहन अब असली रानी बन रही है, क्योंकि अब उसके पास मेहनत का गहना है। ये तुम दोनों की आज की कमाई है, ये खैरात नहीं, तुम दोनों के पसीने की कीमत है। दी, शहर के 3.5 करोड़ भी मुझे वो खुशी नहीं दे पाए जो इन 200 रुपयों ने दी है। आज मुझे पहली बार सुकून की नींद आएगी। अहंकार की आहुति भट्टी में गिर चुकी थी। विक्रम और कविता अब हार मानकर नहीं, बल्कि जीत की तैयारी कर रहे थे। अंजलि ने उन्हें सिर्फ छत नहीं दी थी, बल्कि जीने का एक नया नजरिया दिया था। अभी चारों मिलकर कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। समय बदला और समय के साथ बदल गई इन 2 बहनों की तकदीर। अंजलि के अनुभव और कविता की शहर वाली मार्केटिंग की समझ ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने बड़े बड़े विज्ञापनों को पीछे छोड़ दिया। आज सहोदरा का सामान सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि विदेशों तक जा रहा था। दी, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से इस महीने 10,000 ऑर्डर्स आए हैं। शहर के वो बड़े मॉल जो हमें कभी घास नहीं डालते थे, आज हमारे प्रोडक्ट्स के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। ये सब तेरी मेहनत है कविता। तूने शहर की चकाचौंध को छोड़ा, तभी तू इस असली चमक को देख पाई। और देखो, विक्रम जी और सुरेश जी ने मिलकर मिठाई की क्वालिटी को कहाँ पहुँचा दिया है। शहर का आलीशान बैंक मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है। तभी अंजलि और कविता पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल होती हैं। उनके पीछे विक्रम और सुरेश भी हैं।
मिस्टर विक्रम, आप यहाँ? और मिसेस कविता? मैंने सुना था आप लोग गांव चले गए हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? कोई नया लोन चाहिए क्या? लोन लेने नहीं, आपका हिसाब चुकता करने आए हैं। ये देखिए कागजात। विक्रम जी के ऊपर जितना भी बकाया था, ब्याज समेत ये रहा उसका चेक। 3.5 करोड़? इतना पैसा एक साल में? ये कैसे मुमकिन है? ये पसीने की कमाई है मैनेजर साहब। जब नीयत साफ हो और साथ अपनों का हो तो मिट्टी से भी सोना निकाला जा सकता है। हम वो बंगला वापस खरीदने आए हैं जिसे आपने नीलाम किया था। मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ आपकी हार देखी थी, आपकी हिम्मत नहीं। पुराना बंगला। अंजलि और कविता उसके दरवाजे पर खड़ी हैं, पर इस बार कविता अंदर नहीं जाती। दी, ये बंगला अब हमारे लिए सिर्फ एक इमारत है। मेरा असली घर तो अब गांव की वो मिट्टी है जहां मुझे खुद की पहचान मिली। हम इस बंगले को एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे ताकि शहर आने वाली किसी और बेटी को बेघर ना होना पड़े। आज तो सच में मुझसे बड़ी हो गई कविता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। एक बहन ने रास्ता दिखाया तो दूसरी ने उस पर चलकर मंजिल हासिल की। सिर्फ एक ब्रांड नहीं, उन दो बहनों की जीत है जिन्होंने साबित कर दिया कि सादगी और मेहनत से बड़ा कोई गहना नहीं होता।